ऑटम 9 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4 था, 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग मिक्स होकर आ सकती हैं। ये क्वेश्चन भी मिक्स होकर आ रहा है, लेकिन ये जरा रैंडम बेसिस पर आ रहा है। करना क्या है कि जितना फॉर्मेट मैंने आपको करवाया है वो सारा आपके पास होना चाहिए, वो कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन मिक्स करके दे सकता है। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जनरल बोरिंग का रेज होना और रीपे होना हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग का आना भी और रीपे होना ये हमारी कैलकुलेशन के लिए रेलिवेंट होगा। एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें। एग्जाम फोकस पॉइंट, जनरल बोरिंग की रेजिंग और रीपेमेंट सॉल्यूशन के लिए इररेलेवेंट है। क्या कहा? जनरल बोरिंग की रेजिंग और रीपेमेंट इररेलेवेंट है कैलकुलेशन में, सॉल्यूशन के लिए। स्पेसिफिक बोरिंग का रेज होना और रीपे होना ये कैलकुलेशन के लिए रेलिवेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट। अब आगे चलते हैं, आए जरा। सितंबर 1, 2008, इरफान और हुरैरा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास को। 1 सितंबर 2008, स्पिन लिमिटेड SIL started construction of its new office building and completed on 31 मई 2009। अब नीचे अकाउंटिंग ईयर पे आ जाए, 30/6/9। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है 1/9/8 को और कंप्लीट हो रहा है 31/5/9 को। अब ये दोनों पीरियड जो है मेरे अकाउंटिंग पीरियड का हिस्सा है। इसका मतलब सीज होगा 31/5/9 को। अभी ये नहीं पता स्टार्ट कमेंसमेंट कब होगी, क्योंकि एक्टिविटी शुरू हुई है 1/9/8 को। अब देखनी है बोरिंग कॉस्ट की इंक्रेंस, बोरिंग कॉस्ट की इंक्रेंस, और दूसरी चीज देखनी है फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, अब आ जाए। इन एडिशन टू द अबव पेमेंट्स, इन एडिशन टू द अबव पेमेंट, ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो पेमेंट्स करेंगे ये हैं वो पेमेंट्स। मेरे अकाउंटिंग ईयर में है, मेरे अकाउंटिंग ईयर में, मेरे अकाउंटिंग ईयर में, मेरे अकाउंटिंग ईयर में। अब ये सारी पेमेंट्स मेरे अकाउंटिंग ईयर में है। ठीक है, और ये अमाउंट है। ओके हो गया। इन एडिशन टू द अबव पेमेंट, ये जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, SIL पेड अ फी ऑफ 8 मिलियन। इनके अलावा, इन एडिशन टू दिस, कब पे की? फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिट फी अलाउइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द, जैसे पाकिस्तान या लाहौर में LDA को मैप फी दी जाती है और ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होती है, तो ये 8 मिलियन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। ये बैंक को नहीं दिया, किसे दिया है? किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, ताकि मैप की अप्रूवल हो सके। ओके, कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल सके कि जी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। सोर्सेस दो हैं या दो से ज्यादा है। 1 अगस्त 8 को एक मीडियम टर्म लोन 25 मिलियन का लिया स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। स्पेसिफिकली आ गया तो स्पेसिफिक बोरिंग कितनी, लेकिन यहां पैसे तो ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब बाकी जनरल बोरिंग से। लोन का मार्कअप रेट, और ये है सेमी एनुअली, यानी मार्कअप देना पड़ेगा सेमी एनुअली। अभी ये नहीं बताया कि लोन की कोई रीपेमेंट होनी है या नहीं होनी। कमिटमेंट फी 0.5 ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन वाज चार्ज्ड बाय द बैंक का मतलब बैंक को देने हैं। याद रखिएगा, बैंक से लोन से रिलेटेड प्रोसेसिंग फी, एप्लीकेशन फी, कमिटमेंट फी, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन उसी दिन ले लेता है जिस दिन वो लोन इशू करता है। और आमतौर पे हम जो इनफ्लो है वो लिखकर साथ ही इस तरह की पेमेंट की आउटफ्लो शो कर देते हैं। तो ये किस दिन पेमेंट होगा? जिस दिन लोन के पैसे आएंगे। लोन कब अप्रूव हुआ? 1/8/8 को। ठीक जी,
जो जनरल वगैरह की है वो हमारे प्रोजेक्ट को चार्ज नहीं होगी। Surplus funds were invested in saving account at 8% per annum. On Yakam February 9, SIL paid the 6 monthly interest plus rupee 5 million towards the क्या कह रहे हैं 6 monthly interest जो भी बनेगा प्लस 5 मिलियन प्रिंसिपल। इसका मतलब इस 5 मिलियन में इंटरेस्ट शामिल, इंटरेस्ट भी देना है प्लस 5 मिलियन प्रिंसिपल से भी देना है। याद करें पहला दिन का लेक्चर बोरिंग कॉस्ट का। अब जब ये बैलेंस कम होगा तो अगला जो पीरियड होगा उस पर इंटरेस्ट भी कम आएगा क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो चुका होगा। और अभी 10 मिनट पहले मैंने कहा स्पेसिफिक बोरिंग का आना भी रिकॉर्ड होगा और उसकी रीपेमेंट भी रिकॉर्ड होगी 1, 2, 9 क्योंकि मेरे अकाउंटिंग पीरियड में है। तो इसका आना भी रिसीट पेमेंट शेड्यूल में जाएगा, इसका जाना भी रिसीट पेमेंट शेड्यूल में जाएगा। और स्पेसिफिक बोरिंग के साथ लिख लो सिर्फ उसका प्रिंसिपल नहीं, जब उसका इंटरेस्ट जाएगा तो वो भी आउटफ्लो होगा, जब उसका इंटरेस्ट जाएगा वो भी आउटफ्लो होगा। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, इधर फोकस कीजिए, क्या लिखा एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, ये जनरल बोरिंग का दूसरा नाम है। रनिंग फाइनेंस जनरल बोरिंग का, तो लिख लो जनरल बोरिंग का दूसरा नाम रनिंग फाइनेंस। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ SIL रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए। बैंक ए से कितना रनिंग फाइनेंस अप्रूव करवाया हुआ है 28 मिलियन, कैरिंग मार्कअप ऑफ 13% पेएबल एनुअली। The average outstanding balance during the period of construction was रुपी 25 मिलियन। ये जो आपने बैंक ए से जनरल फाइनेंस दिया हुआ है उसकी लिमिट कितनी अप्रूव करवाई हुई है, यानी इतना ले सकते हो। वेटेड एवरेज पूरे साल कितना रहा। अब याद करो कैपिटलाइजेशन के लिए लोन की अमाउंट लिखते थे, इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड करते थे, वहां से एवरेज लोन आया करता था। आज वो क्वेश्चन में गिवन है, आज वो क्वेश्चन में। फिर रनिंग फाइनेंस 25 मिलियन का अप्रूव हुआ है बैंक बी से, उसका मार्कअप अक्रू हुआ ड्यूरिंग द पीरियड 3 मिलियन। कितना 3 मिलियन एंड द एवरेज फाइनेंस बैलेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज, तो दोनों की लिमिट भी दे दी लेकिन दोनों का लोन एवरेज भी दे दिया। एक का रेट दे दिया और एक की इंटरेस्ट अमाउंट दे दी, एक का रेट दे दिया, एक की इंटरेस्ट अमाउंट दे दी। सबसे पहले मैं इसे पकड़ूंगा और इससे क्या कैलकुलेट करूंगा कैपिटलाइजेशन रेट। क्या करूंगा ING कैपिटलाइजेशन रेट के लिए लोन कितने बैंक से है 2 बैंक से है, ए है और बी है। ए से कितनी लिमिट अप्रूव हुई हुई है और बी से 25 मिलियन। ओके, दोनों का आउटस्टैंडिंग पीरियड नहीं दिया, नहीं पता कब लिया कब तक लिया, ये नहीं दिया। ये होता तो ये कैलकुलेट होता एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग। अब उसने खुद कह दिया कि बैंक ए वाला कितना एवरेज है 25 मिलियन और ये, इसका मतलब अगर ये पीरियड ना हो तो लिमिट नहीं लेनी, वेटेड एवरेज जो गिवन है वो लेना है। हाँ, अगर ये गिवन ना होता तो क्या अज्यूम करते, फिर ये ही वेटेड एवरेज हो जाता। इसका मतलब ये हमने पूरे साल इस्तेमाल किया हुआ। क्लियर? तो ये मिसिंग, ये मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो ये गिवन है और अगर ये भी गिवन ना होता फिर इसी को यहां ले लेते। अब इसका रेट गिवन है कितना 13%, इसका इंटरेस्ट गिवन है कितना 3 मिलियन, इसका रेट नहीं गिवन। अगर होता तो रेट से मल्टीप्लाई करके आते, जैसे यहां रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले 3.25, क्योंकि यहां से आगे हम फ्रैक्शन नहीं लगाते क्योंकि लोन वेटेड एवरेज हो चुका होता है। अब यहां से टोटल करते हैं 6.25 और यहां से लोन के एवरेज को टोटल कर दीजिए 45। अब याद करें क्या करते हैं 6.25 डिवाइडेड बाय
45 मल्टीप्लाई बाय 100, 13 पॉइंट। समझ आ रही है? पक्का? चलो ठीक, कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हो गया। अब हमने बनाना होता है रिसीट पेमेंट शेड्यूल। ठीक है, रिसीट पेमेंट शेड्यूल से पहले हम बनाते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन और लेटर ऑफ दीज थ्री लेना होता है। बोरिंग कॉस्ट के लिए लोन कब लिया? 1/8/2008 को। एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई? 1/9/8। पहली पेमेंट कब की? 1/9/8। ओके हो गया। तीनों में से लेटर लेना है, मैं इसे लेटर कह देता हूं, हालांकि ये दोनों ही लेटर है। ओके हो गया। सेसेशन, या तो वर्क कंप्लीट हो जाए या ईयर एंड आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। वर्क कंप्लीट कब हो रहा है? 31/5/9 को। मेरा ईयर एंड 30/6/9 को, तो अर्लियर क्या हुआ? 31/5/9, ये बन गया। ओके हो गया। अब अगर मैं कहूं कि मुझे कैपिटलाइजेशन पीरियड चाहिए, देखें कितने मंथ बने। कैपिटलाइजेशन पीरियड भाई कितना बना? 1/9/8 से 31/5/9 तक, 4 और 5/9, 9 मंथ्स। कितने? 9 मंथ्स। यहां तक ओके। अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कहते हैं अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट बताएं जो मैंने कैपिटलाइज करनी है। अब यहां पर स्पेसिफिक बोरिंग भी है और जनरल बोरिंग भी है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लोन अगर पहले ले लिया हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपना जो ये शेड्यूल है ये कमेंसमेंट डेट से शुरू किया करें और स्पेसिफिक बोरिंग को ओपनिंग बैलेंस कह दिया करें। लिखना हो तो मसला कुछ नहीं है। आपने लोन कब लिया? 1/8, नहीं भाई, ये 1/8/8, 1/8/8, क्योंकि मैंने कहा था पहले स्पेसिफिक इस्तेमाल होगा, जरूरत पड़ी तो जनरल होगा। आ गया। कितना लिया लोन रेस्ड? लोन रेस्ड बोले जी 25 मिलियन लिया आपने। 25,000 कर दो भाई, 1000 कॉमन ले लेता हूं, 25,000 हो गया। रुपी इन 1000, रुपी इन 1000। ओके हो गया। अब मुझे बताएं इसी दिन वो क्या ले लेगा मुझसे? इसी दिन वो अपनी कमिटमेंट फी काट लेगा। कितनी? 0.5% ऑफ द लोन। कमिटमेंट फी, कमिटमेंट फी जी बताएं जी कितने परसेंट? 0.5% लगाएं जी। 25,000 का 0.5%, 1/5। लो भाई, ये हो गया। ओके। इसके बाद क्या गया? परमिट फी 1/9/2008 को। जिस दिन एक्टिविटी शुरू होगी डेफिनेटली कमिटमेंट फी एलडीए को उससे पहले देनी पड़ेगी। कितनी है जी? कमिटमेंट फी ये किसे दे रहे हो? गवर्नमेंट को दे रहे हो भाई। ये किसे दे रहे हो? ये गवर्नमेंट को दे रहे हो। कितनी कमिटमेंट फी है? 8 मिलियन। यहां पे लिख दें, कभी समझे, बैंक से कमिटमेंट फी है। ये किसे दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। कितनी है? 8 मिलियन है तो 8,000 कर दीजिए। ये भी चला गया। इसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्टर आ गया। आ गया, ये देखें पहली पेमेंट 1/9/8 को। कितनी दी? फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट कितनी है? 10,000 आ गई। ये सारे यकम सितंबर को हो रहे हैं। ये सारा कुछ दे दिया। अब बताएं कितना बचा स्पेसिफिक में से? 6875, ये बच गया। अब हम इसे लेकर बैठे हुए। फिर क्या हुआ? 1/12/2008 कितने पैसे? 15। अब ये तो कम है, ये कम है ना,
पहले यहां लिखूंगा सेकंड पेमेंट कितने देने 15,000 6875 ये चले गए 15,000 में से ही माइनस करें बाकी जनरल में से लेके जाऊंगा 81 लो भाई जनरल बोरिंग इस्तेमाल होना शुरू हो गई 1/12 8 हो गया इसके बाद पेमेंट कब है 1 बोले 2 9 नहीं पहले वो दे दीजिए जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसे थर्ड पेमेंट कितनी है जी 12,000 वो भी दे सकते हैं पहले प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को इशू नहीं है कहां से दूं 12,000 जनरल बोरिंग से ओके हो गया अब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है कि 1 फरवरी को आपने क्या वापस किया प्रिंसिपल भी दिया और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दिया कितने महीने का 6 महीने का कितना दिया 6 महीने का ओके हो गया भाई करें जरा आओ जी अब 1 फरवरी को हमने क्या देना है प्रिंसिपल भी देना है और 6 महीने का अब जरा हम बनाएं कि लोन लिया कब ध्यान से जरा लोन लिया कब 1/8/8 को कितना लिया 25,000 क्योंकि 1000 हमने कॉमन किया वैसे 25 मिलियन है ओके हो गया हमने कैपिटलाइजेशन कब से शुरू करनी है 1/9/2008 लोन तो इस वक्त भी 25,000 ही है लेकिन इस पीरियड का लोन सॉरी इंटरेस्ट क्या नहीं होगा कैपिटलाइज नहीं होगा एक्सपेंस बनेगा जी एक्सपेंस्ड बनेगा कितने महीने का 1 महीने का कॉन्सेप्ट ठीक करते जाए अब ये चलना शुरू हुआ क्या आया बोलो 1/2/2009 ओके इस पीरियड में भी आउटस्टैंड कितना रहा 25,000 ही रहा ये सारा पीरियड 25,000 का इस पीरियड में कैपिटलाइज होगा क्योंकि कमेंसमेंट डेट शुरू हो चुकी एक्सपेंस्ड नहीं होगा ओके फिर आगे चलता रहेगा 31/5/2009 तक बोले कैपिटलाइज्ड होगा हम भी यही कह रहे हैं जी होगा एक्सपेंस्ड नहीं होगा क्योंकि सीजिंग डेट नहीं आई थी 31/5 को सीजिंग डेट आ गई अब जरा देखें 1/8/8 यहां से 6 महीने काउंट करें 1/8/8 से 6 महीने काउंट करें मैं 1 दूंगा 31/1/2009 6 महीने पूरे हो गए भाई हो गए अब बताइए यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट कितने महीने का 6 का लेकिन 1 महीने का एक्सपेंस में 5 महीने का कैपिटलाइज अब जब पेमेंट करने का जाऊंगा तो बैंक को क्या कहूंगा 5 महीने का लो 6 महीने का 6 महीने का पूरा तो पेमेंट जाएगी 6 महीने लेकिन जब कैपिटलाइज होगा तो 5 महीने क्लियर कोई कंफ्यूजन पक्का अब जब मैंने पेमेंट करनी है 1/2/9 को तो मैं पहले प्रिंसिपल दूंगा कहां से जनरल में से कितना जी 5,000 5 मिलियन है ना तो 5,000 इसी डेट को क्या दूंगा इंटरेस्ट दूंगा यहां पे प्रिंसिपल रीपेड और यहां क्या कहूंगा इंटरेस्ट पेड रीपेड नहीं करना इंटरेस्ट पेड अब इंटरेस्ट कितना 25,000 का कितने परसेंट 12% जरब 6/12 कितना बना जी दोबारा चेक कर लो एक दफा तसल्ली कर लो ओके हो गया कितना दिया 1500 ये आपने मुझे 12,000 लिखवाया है ठीक है सही ये 1500 भी पे हो गया भाई हो गया अब 1 जून रिसीट पेमेंट शेड्यूल स्टॉप हो जाएगा कब 31
5/2009। इसका मतलब आखिरी जो पेमेंट है ये मेरा खर्चा है, लेकिन मेरे शेड्यूल में नहीं आएगा। मेरे शेड्यूल में वो कब तक बना करेगा? सीजिंग डेट तक। और ये सीजिंग डेट के बाद है, खर्चा है, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन यहां नजर, तो फिर इसका मतलब ये कब तक बना करेगा? सीजिंग डेट तक। कब तक? तो लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, रसीद पेमेंट शेड्यूल सीजिंग डेट तक बनेगा या ईयर एंड तक, विच एवर इज अर्लियर। रसीद पेमेंट शेड्यूल सीजिंग डेट तक बनेगा। जी भाई, रसीद पेमेंट शेड्यूल बोले सीजिंग डेट तक बनेगा या ईयर एंड, विच एवर इज अर्लियर। यहां तक कुछ पूछ रहा हूं, ओके। अब आ जाए जरा, इन्वेस्टमेंट इनकम है भाई, इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, चेक करें। फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड, कहीं लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी से आ जाए। आओ भाई, surplus funds were invested in saving account at 8% per annum। अब आ जाए, क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा। बोरिंग कॉस्ट टू बी, अभी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग छोड़ दें, हालांकि ये हम बनाएंगे लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। और ये मेरे शहजादे जो हैं, ये मुझे लगता है कि पहलवानों की फैमिली में जाकर जो है इंशाल्लाह अपना रिश्ता करवाएंगे, जितना बड़ा ये लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा सेट हो जाएंगे। मुझे ये राइटिंग बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। गुरुजी पास है आपकी तरफ से राइटिंग? लव यू। इस्तिखारा तुम्हारा, मैं तुम्हारा। बच्चों आपने माइंड नहीं करना है, अहमद भाई के साथ मजाक अपना चलता रहेगा। कमिटमेंट फी, कौन सी कमिटमेंट फी? जो बैंक को पे की है, कितनी? जी भाई जी, और उसको परमिट फी कहते हैं, इसको परमिट फी कहते हैं, जो हमने 8 मिलियन दी है। कमिटमेंट फी ना कहें, क्या कहें? परमिट फी, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। परमिट फी है, जिसे मैप वगैरह कहते हैं, नक्शा पास करवाने की फी। अब आ जाए, परमिट कमिटमेंट फी कितनी दी है? 0.5, कितनी बनी थी? 1 to 5, ये 1000 में है सारा। अब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, वेल डन बेटा, वेल डन, लेकिन बहुत गैप के साथ दिखा है, हमें बिल्कुल नेट पे करना पड़ेगा। चलो एनीहाउ, अब आ जाए। अब मामला क्या है? कैपिटलाइजेशन पीरियड 9 मंथ का है, लेकिन जब स्पेसिफिक बोरिंग 25,000 पे रुकी रहती, लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग तो यहां से लेके यहां तक 25 पे है, इससे आगे 25 नहीं है, 5 चला गया, इससे आगे 20,000 है। कॉन्सेप्ट ठीक हो रहे हैं? अब आ जाओ, यहां पहले पकड़ो 25,000, इस पर 12%, लेकिन ये कितने पीरियड के लिए रहा? 5 महीने के लिए। कैसे? यहां से पकड़ना है, ये तो जीपी में से माइनस होना है। हम यहां ये नहीं कैलकुलेट कर रहे कि इंटरेस्ट कितना इनकर किया, हम यहां ये कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटलाइज कितना करूं। अगर एमसीक्यू आ जाए कि मैं एक्सपेंस आउट कितना करूं, तो आप कहोगे 1 महीने का ये करोगे और इसके बाद सारा ही एक्सपेंस आउट करोगे। ओके हो गया, कोई टेंशन? चलो अब मुझे बताओ, ये 1 महीना छोड़ के यहां से काउंट करो यहां तक, 31/1/2009 तक करो काउंट। कितने महीने बने यहां से भाई? कितने बने? 5 महीने। तो फिर 25,000 ज़रब
12% ज़रब बोलो 5/12, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, पेपर में डायरेक्ट करेंगे। 5/12 बोलो जी 1250। फिर 20,000 रह गया इनटू 12%। अब टोटल कैपिटलाइजेशन पीरियड इधर देखो, इधर 9 मंथ, यहां तक गुजर गया 5, 1 2 9 से 31, 5 9 उंगलियों पे गिनो, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4/12 करो 800। अब ये कैपिटलाइजेशन पीरियड पूरा हो गया। हमारे क्वेश्चन में कहीं सस्पेंशन अगर होती तो हम उसको माइनस कर देते, अगर अनरूटीन होती। अब इसमें से लेस करना था, क्या लेस इन्वेस्टमेंट इनकम लिखिए, ठीक है। आई जी, अब इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए हमें यहां जाना पड़ेगा, एक ही दफा की है 6875, पैरेलल देखें कब की, 1 9 8 को, फिर जरूरत कब पड़ गई 1 12 8 को, 9 10 11 3 महीने, 9 10 11 3 महीने। जरा देखें कितनी फिगर थी जो इन्वेस्ट की जी, 6875 इंटू 8%, कितने महीने के लिए बोलो 138 कर दो, कोई मसला नहीं, कर दो। आइंदा कैलकुलेशन में इस तरह बॉक्स बना दिया करें। 1912 चेक कर लें, 1912। अब क्या करूं, इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग। अब उसका रूल क्या था, कब निकाला, कितना निकाला, कितने पीरियड के लिए निकाला और किस रेट पर निकाला। इस रेट पर निकाला, इतना निकाला, इतना निकाला, इतना निकाला, इतना निकाला, यहां निकाला, यहां निकाला, यहां निकाला, यहां निकाला, और ये तीनों क्या हैं, एक ही डेट है ये तीनों। तो इसका मतलब इन तीन को अलहदा करने की जरूरत नहीं है, इन्हें कैलकुलेशन में एक ही दफा लिख देंगे। मैंने तो समझाने के लिए पूरा बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब बताओ कितना निकाला, पहला 8125 किस रेट पर निकाला, 13.89% पर निकाला। कब निकाला, 1 12 8, कब तक निकाला, 31 5 9 तक। ओके हो गया। अब बताओ कितना निकाला, 81 इस रेट पर निकाला। अब दिन काउंट करो, 12 1 2 3 4 5, कितने महीने हो गए, 6/12। बोलो जी 6/12, सब बच्चे करो 6/12 जी 5 6। फिर दोबारा कितना निकाला, तीनों को जमा कर दो, 18500 इंटू 13.89%। अब देखो कब निकाला, यहां तक निकाला, फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितना 4/12, टोटल करो 857 जमा कर दो, 1421 जमा कर दो 1421। इन तीनों को जमा कर दो, ये सारी बोरिंग कॉस्ट है 3458। चेक कर लो एक दफा, 3458 कर लिया। ये क्या, बोरिंग कॉस्ट टू बी। अब उसने कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं पूछा, लेकिन हम बना लेंगे। अब यहां एग्जाम फोकस पॉइंट क्या है, अगर कोई पेमेंट का बिल आ गया और अभी हमने पे, तो वो एसेट Bluetooth mode connected, पेमेंट नहीं हुई। मसलन कॉन्ट्रैक्टर ने ये देखो 90 लाख का काम कर दिया,
अब बताओ एसेट की कॉस्ट में आना चाहिए या उसे को यार अभी पैसे नहीं दिए तो आना नहीं चाहिए? आना चाहिए, लेकिन पेबल में बुक होगा। किस में? तो ये जो पैसे दिए ये पेड में चले जाएंगे, ये पेड में जाएंगे, ये पेबल में जाएंगे। अब इंट्रो याद करो, कुछ नकद दे दिए, कुछ उधार कर लिया, लेकिन एसेट तो दोनों को मिलाकर कैपिटलाइज होगा। बताएं जी पहली फिगर बिल की जी, उधर से पहली है 10,000, फिर दूसरी 15,000, फिर ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जान के बना रहा हूं। अब फिक्र किस बात की करनी चाहिए बोलो? इस 9,000 की, क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट शेड्यूल में, लेकिन एसेट की कॉस्ट में आएगा। कर दो, सिर्फ इतना बताइएगा अभी। 46,000। अब बताओ एलडीए को जो पैसे दिए वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे? बोलें कितनी है? परमिट फी 8,000। अब आए जरा, कैपिटलाइज कितना किया? 3458 जमा कर दो। 57458। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अब मैं तुम बच्चों से कह रहा हूं, हो सकता है पेपर में आ जाए जब एक्सट्रैक्ट मांगता है कि जीपी में से इंटरेस्ट कितना माइनस करो, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट करो। कौन सा? ये तो 1 महीना है। वेरी गुड, 1 महीना इसके बाद। वेल डन, शाबाश। फर्क क्या पड़ेगा? ये 1 महीना 25,000 पे होगा, वो Bluetooth mode. Connected. 6,2000, क्योंकि अकाउंटिंग क्या पड़ेगा? ये 1 महीना 25,000 पे होगा, वो 1 महीना 20,000 पे होगा। ओके, तो यहां क्या लिखना चाहिए? 30/6/2000, क्योंकि अकाउंटिंग है तो मेरा 30 से 9 को खत्म होगा। यहां कितना बैलेंस पड़ा होगा? 20,000। अब 25,000 जरा 12 जरा 5/12 तो कैपिटलाइज हो गया, और एक्सपेंस आउट के लिए 25,000 बोलो जरा 12%, जरा 1/12। ठीक, अब इधर आ जाओ, 20,000 जरा 12%, जरा 4/12, ये कैपिटलाइज हो गया। अब इधर आ जाओ, 20,000 जरा 12%, जरा 1/12, ये एक्सपेंस आउट होगा। वैसे ही बता दो, कोई एमसीक्यू आए तो पता हो। $250, ये भी एक्सपेंस आउट होगा। इधर आ जाओ, 200, ये भी एक्सपेंस आउट होगा। तो टोटल कितना होगा? 450 एक्सपेंस आउट होगा। भाई क्लियर? अब अगली बात सुनो, इन्वेस्टमेंट कब की? ध्यान से सुनना, 1/8/8 को की, क्योंकि ये 1/8 को दे दिया। ये कब दिया? 1/9 को। ये कब दिया? 1/9 को। तो 25,000 में से 125 गए तो कितने बचे होंगे यहां? वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं, 24,876 ये इन्वेस्ट हुए होंगे। ये इन्वेस्ट हुए होंगे किस रेट पर? 8% पर हुए होंगे। कितने टाइम के लिए? 1 महीने के लिए। यहां से लेके यहां तक 1/12 कितना बना? ये 166 अदर इनकम में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये बोरिंग कॉस्ट से नेट ऑफ नहीं हो रहा। बोरिंग कॉस्ट से हमने नेट ऑफ क्या किया है? सिर्फ वो 3 महीने, क्योंकि नेट ऑफ होने के लिए कमेंसमेंट डेट से आगे इन्वेस्ट होना जरूरी है, और अगर कमेंसमेंट डेट से पीछे इन्वेस्ट हुआ या सीजिंग डेट के बाद हुआ तो वो अदर इनकम में जाएगा। तो एक्सपेंस इंटरेस्ट का 450 और अदर इनकम जीपी में 166। बाकी सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। ओके है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन। कोई फायदा हो रहा? कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहे? गुड। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे इंशाल्लाह। एक और पास पेपर करते हैं।
गो थ्रू करो बच्चों। आओ बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी बुक में, पेज 357 पे है। स्प्रिंग 22 में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 1 था, 8 मार्क्स का था। बुलान पाकिस्तान लिमिटेड BPL इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब बिल्डिंग, ऑन 1/1/23 एंड इज एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट बाय 30 नवंबर 23, और 30 नवंबर को एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसी डेट पे कंप्लीट होता है, अगर नहीं कंप्लीट होगा तो वो बताएगा। The management wants to ascertain the borrowing cost that can be included in the cost of the warehouse mean building की cost. Relevant details in this respect are as follow. Expected payments related to the construction of the warehouse will be as follow. ये bills हैं, ये उनकी payment date है, ये उनकी amount है। वो कंप्लीट कर रहे हैं 30/11/23 को, ये पेमेंट जाएगी 1/12/23 को। तो एसेट की कॉस्ट में तो शामिल होगी, लेकिन रिसीट पेमेंट शेड्यूल का पार्ट अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया। प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। स्पेसिफिक लोन ले लो 350 मिलियन का एट द रेट ऑफ 16% पर एनम टू बी ऑब्टेन्ड ऑन 1/1/23। पेमेंट 1/2/23, बोरिंग कॉस्ट 1/1/23, एक्टिविटी 1/1/23, तो कमेंसमेंट डेट बनी 1/2/23। कैपिटलाइजेशन यहां से शुरू होगी अगर स्पेसिफिक बोरिंग आ गई। ओके, ये कमेंसमेंट डेट बन गई लेटर ऑफ। अब आ जाए, प्रिंसिपल विल बी पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फ्रॉम 1/1/24, लेकिन मेरा तो एंड हो जाएगा। इसका मतलब इस पेमेंट का मेरे रिसीट पेमेंट शेड्यूल से, और अगर ये इससे पहले हो रही होती जैसे पिछले क्वेश्चन में हुई तो फिर हम शेड्यूल में उसे शामिल करते, प्रिंसिपल को भी इंटरेस्ट को भी। इंटरेस्ट वो ना लेते जो कैपिटलाइज हो रहा, पूरा लेते। ओके, याद रहेगा हुरैरा। आगे, विड्रॉल टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस। दूसरा क्या है, विड्रॉल कर लो कहां से, कितना 350। अब 350 तो पूरा इस्तेमाल हो सकता है, जनरल बोरिंग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कुछ प्लस माइनस होने लगा है। क्या होने लगा, विड्रॉल टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। ओके हो गया जी, वो स्पेसिफिक में से कर रहा था जी, मैं जनरल में आ गया। विड्रॉल मेड कर सकते हैं कहां से, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस यानी जनरल बोरिंग से। ये फैसिलिटी और मकासद के लिए भी यूज होती है, कल भी यही सिखाया था। इनकी डिटेल क्या है, 2 बैंक है, ये लिमिट है, ये एवरेज बैलेंस है, ये इंटरेस्ट रेट है। तो लिमिट कैंसल, एवरेज बैलेंस से आगे चलूंगा। इसका मतलब अगर एवरेज बैलेंस ना होता, आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती, उस पर आउटस्टैंडिंग पीरियड लगाते तो वेटेड एवरेज आ जाता। ओके हो गया। आगे जी, सरप्लस फंड्स कैन बी अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 10% पर एनम। जनरल बोरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट इनकम का रोल नहीं है, स्पेसिफिक के लिए रोल होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंड होगा जून के महीने में ड्यू टू यूजुअल रूटीन। तो रूटीन का सॉल्यूशन से, ये यूजुअल ने कहा है क्योंकि हर साल मूनसून रेन आती है, तो ये रूटीन आइटम होगी। ठीक है, स्ट्राइक होती तो, फायर होती तो, शाबाश। Calculate the borrowing cost to be capitalized in the cost of warehouse in each of the following independent cases। यानी स्पेसिफिक लोन के साथ खाली चलूं तो क्या होगा, खाली जनरल बोरिंग के साथ चलूं तो क्या होगा। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, क्योंकि 350 काफी था प्रोजेक्ट के लिए और वो स्पेसिफिक से पूरा हो जाता, इसलिए हम परेशान हुए कि भाई ये क्यों दिया। अब वो कहते हैं इसको अलहदा लेके चलो, इसको अलहदा। तो पहले ए पार्ट पे चलते हैं, स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, कमेंसमेंट डेट। आ जाए जी, कमेंसमेंट डेट, वर्किंग नंबर 2, commencement date, later of जी नंबर 1
नहीं, बोरिंग कॉस्ट इनकर कहना है, क्या कहना है, बोरिंग कॉस्ट इनकर। नंबर 2, एक्टिविटी स्टार्टेड, एक्टिविटी स्टार्टेड। नंबर 3, फर्स्ट हाँ जी, बोरिंग कॉस्ट कब ली, 1/1/23 को। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड कब होता है, 31/12 को। एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई, 1/1/23 को। पहली पेमेंट 1/2/23, तो लेटर क्या बना, 1/2, ये कमेंसमेंट डेट हो गई। वर्किंग 3 में क्या चाहिए, सीजिंग डेट, सीजिंग डेट, ये अर्लियर होती है, अर्लियर ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कंप्लीशन या ईयर एंड, विच एवर इज अर्लियर। ईयर एंड, कंप्लीशन बताए, 30/11/23, ईयर एंड 31/12/23, अर्लियर क्या है। अब वर्किंग नंबर 4, कैपिटलाइजेशन पीरियड, कैपिटलाइजेशन पीरियड। चलो जी, जी भाई काउंट करें, 1/2/23 से 30/11/23, जी 10 मंथ्स, पक्की बात, ये 10 मंथ्स आ गया। कोई इशू है तो देख लो, पक्की बात है, सॉलिड है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो इतना कॉपी करो, चलें भाई आगे। अब आ जाए, क्या बनाना है, रिसीट पेमेंट शेड्यूल। रिसीट पेमेंट शेड्यूल मैंने कहा था लोन रेस से बना लिया करें। कब हुआ लोन रेस, 1/1/23 को लोन रेस्ड, कितना है, 350। जी भाई, पहली पेमेंट कब की, 1/2/23 को फर्स्ट पेमेंट, कितनी की, 40, बाकी 310 बैलेंस में। फिर कब की, 1/4/23 को सेकंड पेमेंट, कितने की, 120 की, बाकी बचा 190। फिर कब की, 1/9/23 को, कितनी, थर्ड पेमेंट है, कितनी, 100 की। क्या बचा, 90, भाई 90 बचा। ओके, अब मुझे बताएं हमारी स्टोरी में कंप्लीशन कब हो रही है, 30/11/23, और अगली पेमेंट, तो फिर वो पेमेंट शेड्यूल में नहीं आएगी। यहां कहीं लिख दिया करें, क्या 31, नहीं ये नहीं लिखना, कंप्लीशन लिखवाएं, 30/11/23 ये लिखवाया करें, कोई कंफ्यूजन। अब स्पेसिफिक बोरिंग कितनी ली, 350, भाई ये ऊपर नहीं लेके जाना तूने, ठीक है। इसका तरीका क्या है, हाथ को दबा के लिखना है, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। चलो जी, अब बताएं जी कितना लोन लिया, 3, रेट बोले 16%। अभी आपने कैपिटलाइजेशन पीरियड कैलकुलेट किया, 10 मंथ्स कर दीजिए, 10/12, 47 कर दूं, 47 कर दें भाई, ये कहने मिलियंस में है तो 47 कर दीजिए, यहाँ तक ओके। अब आई इन्वेस्टमेंट इनकम, 1/2/23 को की कब तक की,
यानी फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए कितने की है? 310। रेट बनाए इन्वेस्टमेंट का जी 10% इंटू 2/12। बोलिए जी। जी 5.167 माइनस करना है। फिर कितनी की? 190। किस रेट पर? 10% पर। अब आ जाए 1/4/23 से अगली पेमेंट 31/8 की है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितना? 5/12। बोले भाई। 8। अब अगली पेमेंट कैलकुलेट करें आप लोग। अगली इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करें, कितनी लगाई? जी 1/9/23 को कितनी है? 90 लगाई है। 90 इंटू, अब जरा ध्यान से यहां तक लेना होता है 9, 10 और 11 3/12, क्योंकि इंटरेस्ट यहां तक है तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी यहां तक की माइनस होगी। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी तो सही, लेकिन यहां से माइनस नहीं होगी, अदर इनकम में जाएगी। बोले 2 पॉइंट। बोले जी फाइनल कर दें बॉक्स। दोबारा करें 31 एक दफा और चेक कर लें, एक दफा और देख लें। ओके हो गया। अब ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है स्पेसिफिक बोरिंग। किसके साथ? ए पार्ट स्पेसिफिक बोरिंग के साथ। स्पेसिफिक बोरिंग। ओके हो गया। अब आ जाए बी पार्ट। किसके साथ करना है? जनरल बोरिंग के साथ। किसके साथ? अब जनरल के लिए सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। कितने लोन है? 2। बताएं जी। ए है और बी है। इनकी लिमिट नहीं लेनी, जितना लोन अमाउंट होती है इस्तेमाल उसको फ्रैक्शन करना होता है। ये फ्रैक्शन की भी जरूरत यहां पे लिखा करें बेटा, एवरेज लोन। क्या लिखा करें? बताएं जी। कितना? ए का 220 और बी का 280। लोन अमाउंट इतने पीरियड के लिए आउटस्टैंड रहे तो वो ये आ गया। इंटरेस्ट रेट बताएं। 13 दूसरा। अब यहां पर सिर्फ परसेंटेज लगानी है, फ्रैक्शन नहीं लगानी, क्योंकि यहां एवरेज आ चुका है। बोलिए 30.14। दूसरा 40.88। जमा कर दें इन्हें 500। दूसरी तरफ जमा करें इंटरेस्ट। ये क्या था? 88 था। 70 नहीं, 71 ही करना है। 71 पॉइंट। अब आ जाए 71.02 ओवर इंटू 100 जी 14.2%। 14.2%। अब इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग लेना है। सस्पेंशन रूटीन की है, उसने माइनस नहीं होना। इन्वेस्टमेंट इनकम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या कहना है? कब निकाला, कितना निकाला, किस रेट पर निकाला, कब तक के लिए निकाला, यही रूल था। अब बताएं पहली पेमेंट कब दी भाई? पहली पेमेंट कब दी? 1/2। अच्छा, मैं जरा आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा करना चाहता हूं। मेरी स्टिक जो है वो अहमद भाई ले गए। ये देखिएगा जरा, डेट बताएंगे? जरा रहने दीजिए, डेट बताएं जरा। और दूसरा है जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग जी पहली दफा कब निकाला? 1/2/23। कितना निकाला? 40 निकाला है। फिर कब निकाला?
1,4,23 कितना निकाला जी? फिर कब निकाला? 1,9,23 कितना निकाला? 100 ये निकाला है। जो दिसंबर का है वो इधर नहीं आएगा। ओके हो गया। अब मेरा कंप्लीशन कब हो रही है? 30/11। अब यहां से आपको पिक्चर नजर आ जाएगी। इस डेट पे निकाला, यहां तक के लिए निकाला, इतना निकाला, इस रेट पर निकाला। इस डेट पर निकाला, यहां तक के लिए निकाला, इतना निकाला, इस रेट पे निकाला। इस डेट पे निकाला, यहां तक के लिए निकाला, इतना निकाला, इस रेट पर निकाला। ओके हो गया। पहली फिगर बनाए 40 इंटू 14.2%। अब फिंगर्स काम करेंगी यहां से यहां तक। 10/12 10 बाय बोले 4.73। फिर कितना निकाला? 120 इंटू 14.2%। अब यहां से यहां तक देखें जी, 8/12 8/12 11.36। फिर कितना निकाला? 114.2%। आए जी, यहां से लेके यहां तक 3/12 बोले 3.55 जमा करें। 19.64 मिलियन। काइंडली राइस की बुक में ये कंपोजिंग एरर आई हुई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। मैं लेक्चर में इसलिए बता रहा हूँ, राइस की बुक में सॉल्यूशन में जाकर काइंडली फ्रैक्शन सही कर लीजिएगा। आगे आई थिंक सो जो वैल्यू पुट हुई हुई हैं उनमें भी प्रॉब्लम है, इसको जरा काइंडली ठीक कर लीजिएगा। फ्रैक्शन वहां पर गलत है, राइस की बुक में कंपोजिंग एरर है अनफॉर्चुनेटली। उसके लिए मैं माजरत मैनेजमेंट के बिहाफ पर और पब्लिशर के भी बिहाफ पर और कंपोजर के बिहाफ पर भी। दिस इज़ द राइट आंसर। और आपका आंसर जो है बिल्कुल क्लास के पैटर्न पे मैंने सॉल्व कर लिया। बुक में कंपोजिंग एरर ठीक कर लीजिएगा, इसको कॉपी कीजिए ताकि यहाँ से भी हमारा कॉन्सेप्ट किसी हद तक मैच्योर हो रहा है अभी तक जितना हमने पढ़ा है। हो रहा है कुछ फ़ायदा जी? बड़ा फ़ायदा हुआ है। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।